नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा आरटीआई रूल्स 2005 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में बात की थी। आरटीआई एक्ट जो है पूरे देश के लिए एक ही है, जबकि जो रूल्स हैं वो स्टेट वाइज अलग अलग हैं। आज हम हरियाणा आरटीआई रूल्स 2005 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है रूल 1। रूल 1 में इसका नाम दिया गया है, नाम है हरियाणा राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2005। रूल 2 के अंदर डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन में ये बताया गया है कि रूल के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं किस शब्द का क्या मतलब है। रूल 3.1 का मतलब है रूल 3 का पहला पॉइंट। उसके अंदर ये दिया गया है कि जो आरटीआई एक्ट 2005 है उसमें जो प्रावधान है धारा 6.1 के अनुसार आप आरटीआई की एप्लीकेशन लगाएंगे हिंदी में, अंग्रेजी में या वहाँ की लोकल भाषा में। वो जो एप्लीकेशन है वो फॉर्मेट ए दिया गया है, जो रूल के साथ है फॉर्मेट ए के अनुसार आप भेजेंगे और उस एप्लीकेशन के साथ आप निर्धारित फीस देंगे, जो फीस रूल नंबर 5 में प्रिस्क्राइब की गई है या रूल नंबर 5 में फीस जो बताई गई है। रूल 3.2 यानी कि रूल 3 का दूसरा पॉइंट। रूल 3.2 के अनुसार अगर आप जो एप्लीकेशन देते हैं आरटीआई की वो बाई हैंड देते हैं तो उसको जो राज्य जन सूचना अधिकारी या उनका रिसिप्ट का जो ऑफिस है आपको एक रिसिप्ट साइन करके देगा। नॉर्मली भी आप अगर डाक से भेजते हैं उसका भी वो भेज देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है और जो फीस है उसके बारे में वर्णन कर देते हैं। रूल 4.1 यानी कि रूल 4 का पहला पॉइंट। रूल 4.1 के अनुसार जो आप आरटीआई एप्लीकेशन के साथ फीस देंगे वो फीस आप कैश भी जमा करवा सकते हैं, ट्रेजरी चालान के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं और आजकल जो है हरियाणा के अंदर आईपीओ चलता है। आईपीओ मतलब इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इंडियन पोस्टल ऑर्डर आप खरीद सकते हैं, वो उसके साथ जाएगा। आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन कैसे लगानी है, उसमें आप पूरा वर्णन देंगे कि आईपीओ कैसे भरना है, कितने का आएगा, कैसे लगेगा। रूल्स 4 का 3 यानी कि 4.3 उसके अनुसार जब आपकी आरटीआई की एप्लीकेशन जाएगी, जो जन सूचना अधिकारी है या राज्य जन सूचना अधिकारी है या अगर केंद्र के मामले हैं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी है, वो आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करेगा, यानी कि देखेगा कि आपने जो सूचना मांगी है वो क्या क्या सूचना है और उसके कितने पेज बनेंगे। इसके बाद जो जन सूचना अधिकारी है या राज्य जन सूचना अधिकारी है या केंद्रीय जन सूचना अधिकारी है वो फॉर्म बी जो रूल के साथ दिया गया है, फॉर्म बी के अंदर आरटीआई कार्यकर्ता को सूचित करेगा कि आपकी सूचना के इतने पेज बन गए हैं और इस रेट के हिसाब से इतने पैसे आपको बनेंगे। रूल 4 का 5वां पॉइंट यानी कि रूल 4.5 4 ब्रैकेट में 5 इसके अनुसार अगर जन सूचना अधिकारी या राज्य जन सूचना अधिकारी फॉर्म बी के अंदर आपको सूचित करता है कि आपकी सूचना के इतने पेज बनते हैं और इतने रुपए आप जमा कराइए, फिर जो आरटीआई लगाने वाला है यानी कि जो आवेदक है उसके पास 15 दिन का समय होता है। 15 दिन के अंदर वो अपनी अतिरिक्त फीस जमा करवा सकता है। अगर 15 दिन के अंदर जो आवेदक है वो फीस जमा नहीं करवाता है तो ये मान लिया जाता है उसको सूचना की जरूरत नहीं है, फिर उसके आरटीआई के आवेदन को फाइल कर दिया जाएगा और उसके बाद आगे अपील में भी जाएगा, अपील भी उसकी खारिज हो जाएगी। अब बात करते हैं रूल 5.1। रूल 5.1 का मतलब है रूल 5 का पहला पॉइंट। उसके अंदर निर्धारित फीस बताई गई है, जिसमें एक्ट लागू किया गया था या ये रूल बनाए गए थे उसमें आरटीआई की जो फीस थी स्टार्टिंग में 50 रुपये थी, यानी कि 50 रुपये एप्लीकेशन के साथ आपने भेजने होते थे। इसमें अभी संशोधन कर दिया गया है मार्च 2016 में और 50 रुपये से कम करके इसको सिर्फ 10 रुपये कर दिया गया है, यानी कि जब आप आरटीआई की एप्लीकेशन लगाएंगे उसके साथ सिर्फ 10 रुपये की फीस देनी होती है। रूल 5.2a। रूल 5.2a का मतलब है रूल 5 के दूसरा पॉइंट का पहला पॉइंट। उसके अंदर यह बताया गया है कि आपकी जो अतिरिक्त फीस होती है पर पेज के हिसाब से, अगर आपका जो पेज है A4 साइज है या A3 साइज है, जब रूल बनाए गए थे उसमें वो फीस 10 रुपये रखी गई थी, अब इसको भी कम करके 2 रुपये कॉपी कर दिया गया है। रूल 5.2b। रूल 5.2b का मतलब है रूल 5 के दूसरा पॉइंट का भी भाग। उसके अंदर दिया गया है कि अगर बड़े साइज की कोई सूचना है, उदाहरण के लिए आपको कोई नक्शे की नकल चाहिए, तो उसको नकल उतारने में जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी, यानी कि वो पेपर तैयार करने में जितना खर्च लगेगा वो आरटीआई कार्यकर्ता को देना होता है और जन सूचना अधिकारी उसकी मांग कर सकता है फॉर्म बी के तहत, जैसा कि रूल 5.4 में बताया है। रूल
5(3)(a)। रूल 5(3) का एक मतलब है रूल 5 के तीसरे पॉइंट का ए भाग। उसके अंदर दिया गया है, जब ये रूल बनाए गए थे, अगर आपको कोई सूचना फ्लॉपी में चाहिए तो आपको फ्लॉपी की जो कीमत आएगी 50 रुपए वो जमा करवानी होगी। हालांकि आजकल फ्लॉपी का सिस्टम नहीं रहा है। इसके बाद आता है रूल 5(3)(b), यानी कि रूल 5 के तीसरे भाग का बी पॉइंट। उसके अनुसार जब रूल बनाए गए थे उसमें दिया गया था, अगर आपको सूचना हार्ड डिस्क में चाहिए तो उसकी जो कीमत देनी पड़ेगी आपको 100 रुपए देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं रूल 5(4), यानी कि रूल नंबर 5 के चौथे पॉइंट की। रूल 5(4) के अंदर इंस्पेक्शन का प्रावधान है। जैसे कि हमने आरटी एक्ट में बताया था, आरटी एक्ट की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। उसमें आरटी एक्ट की धारा 2(j) में निरीक्षण का प्रावधान है। निरीक्षण के बारे में अलग से किसी वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। यहां हम रूल की बात कर रहे हैं कि रूल 5(4) यानी कि रूल नंबर 5 के चौथे पॉइंट के अनुसार निरीक्षण कर सकते हैं, रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं, या जन सूचना अधिकारी है आपको नोटिस के द्वारा निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए आमंत्रित कर सकता है। जो निरीक्षण की कीमत होती है पहले 1 घंटे के लिए कोई फीस नहीं लगती है। अगर 1 घंटे से ज्यादा आपको इंस्पेक्शन करना है तो हर 15 मिनट के लिए 10 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। 15 मिनट का मतलब यह है, अगर 1 घंटा 15 मिनट आपको लगे हैं इंस्पेक्शन में तो 1 घंटा आपका फ्री है, अगले 15 मिनट के लिए आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपके 16 मिनट लगते हैं तो अगली जो 1 मिनट स्टार्ट हो जाती है उसको 15 मिनट के लिए मान लिया जाता है। यानी कि अगर 16 मिनट लगेंगे तो आपका 1 घंटा फ्री है, पहले 15 मिनट के लिए 10 रुपए है और अगले 15 मिनट के लिए 10 रुपए निर्धारित है, जिसमें आपने भले ही 1 मिनट कंज्यूम किया हो लेकिन उसको 10 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसा ही रूल के अंदर प्रावधान है। रूल 6(1)(a), यानी कि रूल नंबर 6 का पहला पॉइंट ए भाग। जब आप सेकंड अपील भेजोगे, आरटीए की धारा 19(3) के तहत जब आप सेकंड अपील भेजते हो तो कमीशन संबंधित पार्टीज को नोटिस भेजता है। ये इसके अंदर प्रावधान दिया गया है। रूल 6(1)(b), रूल 6(1)(b) का मतलब है रूल 6 के पहले पॉइंट का बी भाग। उसके अनुसार जब आप कमीशन में सेकंड अपील भेजते हैं, सेकंड अपील के बाद जब कमीशन नोटिस देता है दोनों पार्टीज को और सुनवाई के लिए जब बुलाएगा, सुनवाई के लिए जब आप जाएंगे, आरटीआई का कार्यकर्ता यानी कि आवेदक और जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपील अधिकारी की तरफ से भी कोई न कोई बंदा आया होता है, उन सबको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। केस से संबंधित अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट है, वो भी आप वहां जमा करवा सकते हैं रिजवाइंडर के माध्यम से, और वैसे भी दे सकते हैं। ये इसमें रूल्स 2(1)(b) में प्रावधान दिया गया है। रूल 7(1)(a), हालांकि रूल 7 कमीशन के लिए है, फिर भी क्योंकि रूल के अंदर दिया है इसलिए इसको आपको बता देते हैं। रूल 7(a), रूल 7(1)(a), रूल 7(1)(a) का मतलब है रूल नंबर 7 का पहला पॉइंट का ए भाग। उसके अनुसार ये प्रावधान दिया गया है, जो कमीशन है आपको जो नोटिस देगा वो बाई हैंड भी दे सकता है, यानी कि दस्ती भी दे सकता है। रूल 7(1)(b), उसके अनुसार कमीशन आपको जो नोटिस देगा वो रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ दे सकता है, जिसके साथ एक्नॉलेजमेंट भी लगा सकता है। आजकल स्पीड पोस्ट से भी आ जाते हैं। रूल 7(1)(c), रूल 7(1)(c) का मतलब है रूल नंबर 7 का पहला पॉइंट का सी भाग। उसके अनुसार कमीशन न्यूज़पेपर के माध्यम से भी नोटिस दे सकता है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, न्यूज़पेपर के माध्यम से नहीं देता है, इंडिविजुअल को नॉर्मली कमीशन नोटिस देता है। रूल 8(1), रूल 8(1) का मतलब है रूल 8 का पहला पॉइंट। उसके अनुसार कमीशन के पास जब सुनवाई के लिए जाते हैं, सुनवाई करने के बाद कमीशन अपना फैसला लिखित में देगा और संबंधित पार्टी को फैसला सुनाएगा कि कमीशन ने क्या फैसला दिया है। रूल 8(2), रूल 8(2) के अनुसार कमीशन ने जो फैसला दिया है, जो आवेदक है वो उस फैसले की कॉपी ले सकता है। नॉर्मली कमीशन बाई पोस्ट भी भेज देता है। आजकल कमीशन की साइट पर भी आपको फैसले मिल जाएंगे। कमीशन की साइट पर फैसला कैसे देखना है ये किसी अलग वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। जब हम रिजवाइंडर देते हैं नॉर्मली वो मेल से जाता है, और मेल से अगर हमने रिजवाइंडर दिया है तो कभी कभी कमीशन मेल से भी फैसला भेज देता है। अगर आपके पास फैसला नहीं आता है तो आप कमीशन की साइट पर जाकर फैसला देख सकते हो, नेक्स्ट हियरिंग भी देख सकते हो। अलग से किसी वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कमीशन की साइट पर किस तरह से आप आरटीआई के फैसले देख सकते हो या अगली डेट कैसे देख सकते हैं। आज हमने जो बात की है वो हरियाणा आरटीआई रूल्स के बारे में बात की है। अलग अलग राज्य के अलग अलग रूल्स हैं, ज्यादातर रूल मिलते जुलते हैं। फिर भी आप जिस भी राज्य में आरटीआई की एप्लीकेशन लगाएंगे या अपील लगाएंगे या सेकंड अपील लगाएंगे
तो उस राज्य के, उस स्टेट के रूल आपको पढ़ लेने चाहिए। एक बार मैंने पूना यूनिवर्सिटी में आरटीआई लगाई थी, तो पूना यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो उसमें मैंने महाराष्ट्र के रूल्स भी पढ़े थे। हरियाणा के अंदर फर्स्ट अपील और सेकंड अपील की कोई फीस नहीं है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर अपील की भी फीस है। वो रूल पढ़ने के बाद मुझे पता चला था कि फीस है और फीस किस मोड में देनी है। नॉर्मली हरियाणा के अंदर पोस्टल ऑर्डर चल जाता है, आईपीओ जिसको बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में डीडी देना पड़ा था, डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ा था, यानी कि जितने रुपए का डीडी बना था शायद 10 रुपए उसकी फीस थी और उसको बनवाने के लिए 35 रुपए खर्च करने पड़े थे। फिर स्पीड पोस्ट का खर्च अलग से रहा था। किसी अलग से वीडियो में उसका पूरा वर्णन करेंगे कि क्यों मैंने पूना यूनिवर्सिटी में आरटीआई लगाई थी और क्या क्या मुझे परेशानी आई थी और किस तरह से मैं आगे बढ़ा था, क्या वहां के रूल थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।